ये आपका आज का संपादकीय पाठ है जनसत्ता का। और संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और मैं कह रहा हूं ना आप लोगों से कि सिविल सर्विस की तरह आपके स्टेट में पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, यूपी में यूपी पीसीएस का होता है। तो उन सब में मदद मिलती है और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। सत्य अपने विरुद्ध एक आंधी पैदा कर देता है और यही आंधी उसके बीजों को दूर दूर तक फैला देती है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है। मैं आप लोगों से कहता हूं, जब आप लोग निबंध लिख रहे हैं तो इस तरह के टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो आप लोग इसका उल्लेख कर सकते हैं, इस तरह की लाइनों का वहां उल्लेख कर सकते हैं, या निबंध की शुरुआत भी आप लोग कोट्स से कर सकते हैं। शुल्क थोपने से बड़ी आशंका है। ये अमेरिका की बातें हो रही हैं। अमेरिका में आप देखते हैं कि टैरिफ लगाने की बात हो रही है ना, आयात कर की, तो उसी को लेकर बातें की जा रही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कार्यभार संभाले 1 महीने से अधिक हो गया है। वैश्विक स्तर पर चर्चा है कि अमेरिका अपने दबदबे को तेजी से बढ़ाएगा। यह दिख भी रहा है। ट्रंप वर्ष 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ते समय कुछ मुद्दों पर बहुत आक्रामक रहे और उन मुद्दों को वो उठा भी रहे हैं। अब क्या करें, उठा भी रहे हैं। और आप देखिए, इनमें विश्व के दूसरे देशों से किए आयात शुल्क में बढ़ोतरी हुई या फिर अमेरिका में रह रहे आप्रवासियों की नागरिकता की वैधता के संबंध में किए जाने वाले कुछ कठिन निर्णयों। कोई भी दो मत नहीं है कि भारत भी इन दोनों पक्षों पर राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से प्रभावित होगा। हमारे भी आप देखते हैं कि जो अवैध रूप से वहां भारतीय रह रहे थे उन्हें आप देखते हैं कि भारत में वापस भेजा गया, हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर। आप्रवासी भारतीयों के संबंध में अमेरिका रोक साफ है और उसने हमारे नागरिकों को अवैध करार देकर अपने देश से निकालना शुरू कर दिया। और ट्रंप ने विभिन्न आयातों पर शुल्क में बढ़ोतरी कनाडा और मेक्सिको से लेकर चीन तक पर थोप दी है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप के साथ मुलाकात में पारस्परिक शुल्क के निर्णय की बात पूरी वैश्विक मीडिया में छाई रही और अब इन पर आने वाले समय में क्या निर्णय होगा देखने की बात है। और अमेरिका आप देखते हैं कि भारत को टैरिफ किंग भी कह चुका है, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका वैश्विक व्यापार, आयात और निर्यात में लगातार घाटों के दौर से गुजर रहा है। इन घाटों पर अमेरिका को लगाम लगाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि चीन का अमेरिका के घरेलू बाजार में पहुंच व्यापारिक फायदे से बढ़कर उसे नियंत्रित करने का स्तर तक आ गई है। और ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा, इससे अमेरिका अब आशंकित है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अमेरिका की वैश्विक व्यापार घाटा 846 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में ये अंत तक आप देखिए 1212 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और यह स्थिति अमेरिका के लिए बहुत चिंतित करने वाली है। ट्रंप राजनेता से पहले एक व्यापारी हैं। उन्होंने बहुत ही मुखर होकर अमेरिका की आर्थिक नीतियों में शुल्क बढ़ोतरी को अपनी चुनावी अभियान में उठाया था और इससे अमेरिका की जनता का उन्हें विश्वास भी हासिल हुआ। वे दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी आयातों पर शुल्क में बढ़ोतरी कर जहां एक तरफ वित्तीय आय के नए स्रोत पैदा करना चाहते हैं, वहीं दूसरे देशों को सचेत भी करना चाहते हैं जो पारस्परिक व्यापार में मुनाफे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के साथ 295 अरब डॉलर का है। चीन से आयात 439 अरब डॉलर है, जबकि चीन को अमेरिका का निर्यात 144 अरब डॉलर का है। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। चीन के बाद दूसरे स्थान पर मेक्सिको है जिसके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 172 अरब डॉलर का है। तीसरे स्थान पर 123 अरब डॉलर घाटे के साथ वियतनाम है और उसके बाद इजराइल, जर्मनी, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और कनाडा है। याद रहे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के साथ भी अमेरिका घाटे में रहता है। वर्तमान में अमेरिका का यह घाटा 46 अरब डॉलर के बराबर है और इस सूची में भारत 10वें स्थान पर है। देखिए, घाटा कब होता है? जब आप लोग खरीद ज्यादा रहे, बेच कम रहे हैं। अमेरिका भारत से तकरीबन 87 अरब डॉलर का आयात करता है। भारत को उसका निर्यात आयात के आधे के बराबर यानी कि 42 अरब डॉलर है। हालांकि थाईलैंड के साथ भी उसका घाटा 46 अरब डॉलर ही है, लेकिन भारत की तुलना में अमेरिका थाईलैंड से काफी कम आयात करता है। अन्य देशों में इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कंबोडिया, स्वीडन, हंगरी हैं और जिनके साथ अमेरिका का घाटा लगातार बढ़ रहा है। शुल्क को लेकर भारत के प्रति अमेरिकी रुख को अगर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका का भारत के साथ वैश्विक आयात में हिस्सा मात्र 19% है। फार्मा क्षेत्र में अमेरिकी आयात आप देखते हैं कि कितना 45% है। यानी कि अगर आप लोग देखें
यानी फार्मा क्षेत्र की कुल अमेरिकी आयात की एक तिहाई की पूर्ति भारतीय बाजार में से होती है, मगर अमेरिका के कुल आयात में औषधि क्षेत्र की भागीदारी करीब 5% है। वहीं परमाणु रिएक्टर और वायरलेस के आयात में आप देखते हैं कि भारत का हिस्सा 20% है, जबकि उस क्षेत्र का अमेरिका के कुल आयात में 7% का हिस्सा है। वैसे ही सोना, आभूषण एवं इलेक्ट्रिकल मशीनरियों का भारत से आयात कुल मांग का 30% होता है, लेकिन इन दोनों की अमेरिका के कुल आयात में भागीदारी अधिकतम 8% है। वस्त्र क्षेत्र में तो अमेरिका भारत से अपनी मांग का 50% हिस्सा आयात करता है, लेकिन यह अमेरिका के कुल आयात में मात्र 1% है। और इससे स्पष्ट है कि अमेरिका के मद्देनजर वैश्विक व्यापार घाटे में भारत की बड़ी भूमिका नहीं है और जिसके हिसाब से वह अपनी शुल्क नीति निश्चित करे। मगर भारत के मद्देनजर यह भी एक सच्चाई है कि दवाइयाँ, कपड़े, परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक मशीनरी, सोना, आभूषण आदि में अमेरिका को अधिकतम निर्यात होता है। इन सब का हिस्सा भारत के कुल निर्यात में तकरीबन 20% से अधिक है। अगर आप देखें अमेरिका इन पर शुल्क बढ़ाता है तो यकीनन उससे इन क्षेत्रों पर भारी मार पड़ेगी और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर में भी असर देखा जाएगा। इस पक्ष पर फार्मा के क्षेत्र में संबंध में एक बिंदु और विचारणीय है। भारत द्वारा अमेरिका को न्यूनतम लागत पर कई जेनेरिक दवाओं का निर्यात किया जाता है, जो अमेरिका के लिए बड़ा लाभदायक है। लेकिन अगर अमेरिका द्वारा दवा क्षेत्र पर भी शुल्क बढ़ाया जाता है तो इससे इन दवाओं की लागत अमेरिका के घरेलू उत्पादकों के लिए बढ़ जाएगा, जो फायदेमंद सौदा नहीं होगा। एल्यूमिनियम तथा स्टील पर की गई शुल्क बढ़ोतरी अचंभित करने वाली है और इसका भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन पर ट्रंप द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में 2018 में 10% शुल्क निश्चित किया गया था और इस दर को ट्रंप ने अपने इस कार्यकाल में बढ़ाकर 25% कर दिया। इस बढ़ोतरी से भारत का यह क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित होगा। राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी समझना होगा कि भारत का अमेरिका को एल्यूमिनियम निर्यात 3% है और स्टील में तो आप देखिए 0.50%, जबकि अमेरिका एल्यूमिनियम का सबसे अधिक आयात कनाडा से करता है। सकारात्मक बात यह है कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारत तेजी से अमेरिका को निर्यात कर रहा है। इन दिनों चर्चा है कि भारत अमेरिकी चीजों पर आयात शुल्क कम करे ताकि अमेरिका इस बात से प्रोत्साहित होकर भारतीय आयात पर भी शुल्क कम कर दे। और भारत ने एक कोशिश भी की थी, प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे थे ना उसी समय। इसके ब्याज में भारत अगर वैश्विक व्यापार में अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए सेवा क्षेत्र से अमेरिका को होने वाले निर्यात को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करे तो यह उसके लिए तुलनात्मक रूप से मुनाफे वाला सौदा हो सकता है। भारत को यह भी समझना होगा कि अमेरिका में इस नई शुल्क नीति के कारण जब अमेरिका के आयात महंगे होंगे तो उसका असर वहां के घरेलू बाजार में देखने को मिलेगा। जो भी हो, अमेरिका डॉलर में भारतीय मुद्रा की तुलना में मजबूती का दौर अब लगातार चलने वाला है और इससे भारत को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसका असर भारत के सभी आयात पर पड़ेगा और उससे घरेलू बाजार में महंगाई भी बढ़ेगी। ये सामूहिकता की शक्ति, ये शब्द भाव संप्रेषण की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। हम कब, कहां और किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं यह हमारे जीवन की सफलताओं असफलताओं को निर्धारित करता है और इनके माध्यम से हम अपने विचार, भावनाओं और इच्छाएं व्यक्त करते हैं। यह न केवल संचार का एक माध्यम है बल्कि हमारे सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। शब्दों का सही चयन और उन्हें सही समय पर बोलना हमारे जीवन को आसान बना सकता है, जबकि विपरीत परिस्थितियों में यह जीवन को जटिल भी कर सकता है। बोलना, विशेष रूप से संवाद करना, किसी भी रिश्ते का बुनियाद होता है। उदाहरण के तौर पर हम शब्द को देख सकते हैं। हम साथ हमारा आदि से रिश्तों में न केवल जुड़ाव बढ़ता है बल्कि आपसी समझ और विश्वास भी गहरा होता है। किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाते समय अगर तुम के बजाय हम का प्रयोग किया जाए तो यह भाव व्यक्त होता है कि हम समस्या का समाधान मिलकर करेंगे और इससे संबंध मजबूत होते हैं और टकराव कम होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति हम शब्द सुनता है तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे परस्पर सहयोग और जुड़ाव की भावना उत्पन्न होती है। अब आप लोग नहीं कह देते हम लोग कई बार कि हमारी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, हम जोड़ देते हैं। एक रहती है हमारी गाड़ी है, समझ रहे, अपनी गाड़ी है, तो अपना अपना आता है ना। शब्दों में गहरी शक्ति होती है और जब हम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह हम सामूहिक प्रयास, सहयोग और एकता का संदेश देते हैं। यह एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। चाहे आप देखते हैं कि क्या, चाहे वह परिवार हो, कार्यालय हो, मित्रता हो, जब कोई नेता अपने भाषण में हमारे देश, हमारी जिम्मेदारी जैसे शब्दों का उपयोग करता है तो वह अपने श्रोताओं में एकता और प्रेरणा का संचार करता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि हम कुछ लोगों के साथ होने पर
कुछ बोलते हुए जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी मस्तिष्क इसे एक सामूहिक पहचान के रूप में स्वीकार करता है। इससे समूह के प्रति निष्ठा बढ़ती है और व्यक्ति अधिक प्रेरित महसूस करता है। वहीं जब हम इस दौरान तुम या मैं का प्रयोग करते हैं तो यह एक अलगाव की भावना को जन्म देता है। हालांकि व्याकरणिक दृष्टि से सदन सदन या आवश्यकता के अनुसार मैं शब्द के प्रयोग पर कोई प्रश्न नहीं है। हमारे दृष्टिकोण और हमारी भाषा जीवन की दिशा तय करती है और सामूहिकता बोध का दृष्टिकोण न केवल हमारे जीवन को सरल बनाता है बल्कि हमारी समस्याओं का समाधान भी तेजी से होता है। अगर कोई समूह किसी योजना के तहत काम कर रहा है और किसी को तुम्हारी गलती कहने के बजाय हम यह किसी कैसे बेहतर कर सकते हैं कहा जाए तो यह एक दृष्टिकोण समूह को समाधान की दिशा में प्रेरित करेगा। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। बातचीत के क्रम सामूहिकता बोध दर्शाने वाले शब्दों से एक सहयोगात्मक मानसिकता विकसित होती है तो किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार करती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई सक्सेस भी नहीं होता है, कोई पेपर किसी पेपर में फेल हो गया, अगर परिवार वाले कहते हैं कोई बात नहीं, सुधार करिए ना, जो गलतियां थी वो सुधार करके फिर से पेपर दीजिए, तो मुझे लगता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जब घर वाले ताने देने लगते हैं ना तो बच्चे डिप्रेस होने लगते हैं, एंजाइटी अवसाद में जाने लगते हैं। किसी मुश्किल समय में आपसी संवाद के दौरान जब हम का प्रयोग किया जाता है तो इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके पास एक साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। यह भावना व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देती है और उसे मानसिक रूप से सशक्त बनाती है। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में जब लोग साथ खड़े होते हैं और कहते हैं हम इसे कर सकते हैं तो इसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर सकारात्मक होता है। यह न केवल हमारी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है बल्कि हमें असफलताओं से भी उबरने की शक्ति देता है। मनोविज्ञान में इसे सोशल सपोर्ट थ्योरी यानी सामूहिक सहयोग का सिद्धांत कहा जाता है और जिसमें बताया गया जाता है कि जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसे सहयोग मिल रहा है तो उसका तनाव कम हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जब हम किसी की परेशानी या दुख को हम के दृष्टिकोण से समझते हैं तो उनकी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और इसका आप देखते हैं कि क्या इसका अर्थ है कि हम केवल सलाह देने की बजाय उनकी स्थिति में खुद को रखकर सोचते हैं। यह दृष्टिकोण हमारी सहानुभूति और दूसरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाता है और जिससे संबंध और भी गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं। यह संघर्षों को भी कम करने में सहायक होता है। जब किसी विवाद या बहस में हम खुद को दूसरों से अलग करने की बजाय हम के तौर पर शामिल होते हैं तो दूसरों को यह संदेश देते हैं कि हम उनकी समस्या का हिस्सा नहीं है बल्कि समाधान का हिस्सा बनने का कोशिश कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण टकराव तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके विपरीत तुम और मैं का भाव विभाजन की मनस्थिति पैदा कर सकता है। शब्द केवल भावनाओं और विचारों के संचार का साधन नहीं होते हैं, वे हमारे संबंधों और हमारी मानसिकता और हमारी जीवन की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। सामूहिकता बोध को दर्शाने वाले शब्द हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, संघर्षों को कम करते हैं और एकता की भावना को बढ़ावा भी देते हैं। उतार पर बाजार। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक लगातार आप देखिए पलायन कर रहे हैं। पिछले महीने शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट से गहरी चिंता पैदा हो गई। बीते एक महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई ने 34,574 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। बाजार में गिरावट का यह रुख अक्टूबर से ही बना हुआ। तब से लेकर अब तक भारतीय शेयर बाजार से करीब 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की निकासी हो चुकी। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बताया जा रहा है कि 2008 की वैश्विक मंदी के बाद विदेशी निवेशकों में यह सबसे बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि सरकार इसे लेकर बहुत चिंतित नजर नहीं आ रही है। वह अब भी यह बताते थक नहीं रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि हकीकत यह है कि विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से पलायन का एक बड़ा कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था का लगातार कमजोर होते जाना है। एफआई में यह भरोसा नहीं रह गया कि भारतीय बाजार में उन्हें उचित लाभ मिल पाएगा। हालांकि अमेरिका और चीन बाजार में भारत की तुलना में अधिक मुनाफा मिल रहा है, इसलिए निवेशकों ने उधर का रोक कर लिया है। हालांकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है और पर जिस तरह लगातार यह उतार पर है वह गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। यह केवल एफपीआई के पलायन का मामला नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई भी लगातार कम हो रहा है, यानी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना सुरक्षित नहीं मान रही हैं। भारत में शुद्ध विदेशी निवेश घटकर 15.7 अरब डॉलर रह गया है, यानी पिछले 12 वर्षों में यह सबसे निचले स्तर पर है। इसका एक कारण तो यह है कि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी काफी सिकुड़ रही है।
बाजार में आप देखते हैं कि सुस्ती है। ऐसे में विदेशी कंपनियों के लिए निवेश करना मुनाफे का सौदा नहीं रह गया। उन्हें यह भी भरोसा नहीं रह गया कि भारतीय बाजार कब तक सुधर पाएगा। और सरकार के लिए इसलिए चिंता का विषय होना चाहिए कि शेयर बाजार में गिरावट और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करेगी। फिर यह मामला भारतीय निवेशकों से भी जुड़ा है। अनेक सार्वजनिक कंपनियां शेयर बाजार में से जो पैसा लगाती हैं वह आम लोगों की जमा पूंजी होती है। जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल कर पलायन करते हैं तो नुकसान आखिरकार भारतीय नागरिकों को उठाना पड़ता है। बाजार में उतार का असर व्यवहारिक धरातल पर साफ नजर आने लगा है। महंगाई पर काबू पाना अब भी चुनौती है। पिछले 8-9 वर्षों से लोगों की आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही। इसका ही असर है कि विनिर्माण क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है। सेवा खनन, वाहन, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में सुस्ती बनी हुई है। निर्यात के मोर्चे पर कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। ये सारी स्थितियां विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर कर रही हैं और यह बात कई बार रेखांकित की जा चुकी है कि कुछ कंपनियों का मुनाफा बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था की सूरत नहीं बदल सकती है। इसके लिए बुनियादी समस्याओं को दूर करना जरूरी है। अगर अब भी सरकार इन संकेतों से सबक लेते हुए व्यवहारिक कदम नहीं उठाती तो दुश्वारियां और बढ़ेंगी। बेतुके बयान है आप देखेंगे। पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि जब नेता आम लोगों के समर्थन से राजनीति, सत्ता और तंत्र में अपनी जगह बनाते हैं, वे बाद में किसी समस्या के लिए जनता को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देते हैं। आए दिन अलग अलग पार्टियों से जुड़े नेता बिना सोचे समझे ऐसे बयान दे देते हैं जो कई लिहाज से आपत्तिजनक है। ये बात आप लोगों को बता दूं कि नेताओं से नैतिकता की ज्यादा उम्मीद मत किया करिएगा। नेता एक पर एक 11 होते हैं। पद या सत्ता का सुरक्षित घेरा मिल जाने के बाद आम लोगों की अहमियत को नकार देना और दुखी या फिर अपमानित करने वाले बयान देना एक बड़ी राजनीतिक विडंबना है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। अब तो वे सरकार से भीख मांगने के भी आदी होने लगे हैं। अब देख लीजिए, खबरों के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि हमेशा के लिए बजाय देने की मानसिकता विकसित कर रहे हैं। और ये आप देखते हैं कि संबंधित मंत्री को इस तरह का बयान वैसे समय में आया जब देश भर में सरकारों द्वारा जनता को दी जाने वाली मुफ्त की सौगातों की होड़ बहस के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनावी जीत हासिल करने के लिए सरकार बनने पर कई तरह की सुविधाएं, सेवाएं मुफ्त मुहैया कराने का आखिरकार क्या उचित है। और आप सोचिए, एक तरह से आपको भिखमंगा कहा जा रहा है जनता को, ये मान के चलिए आप। और मैं इसीलिए तो कहता हूं आत्मसम्मान के साथ वोट देना चाहिए। हमें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट देना चाहिए, उसमें थोड़ी भीख रहेगी। अब जो ये पैसा फ्री वो दे रहे हैं ना डायरेक्ट, तो उसको भीख कह रहे हैं वो। सवाल है कि जिस नेता को मुफ्त सुविधाओं पर आपत्ति है, क्या विदेश की अन्य पार्टियों के साथ साथ अपनी पार्टी के सामने ईमानदारी से यह सवाल रख सकेंगे कि वे चुनाव में जीत के लिए मुफ्त की सौगात की लोक-लुभावन घोषणाएं क्यों करते हैं। और जनता आज अगर सरकारों की ओर से कोई चीज या फिर सेवा मुफ्त में मिलने की उम्मीद करने लगे तो इसके पीछे मुख्य कारण यही कि बीते कुछ वर्षों से चुनावी जीत के लिए नेताओं के मुफ्त की सौगात देने के वादे हैं। ऐसे में केवल जनता पर सवाल उठाने की वजह जरूरत है कि नेता अपनी और पार्टी की ओर झांके। जो जनता को रोजगार देने, उन्हें सक्षम बनाने की वकालत करने के बजाय मुफ्त सुविधाओं और तोहफे देने की होड़ में लगे हुए हैं। ये आप देखिए, दक्षिण भारत में परिसीमन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ये अलग ही मामला चल रहा है, आप देख रहे होंगे, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। और दक्षिण भारत के राज्य कहते रहते हैं ना कि भैया बच्चे ज़्यादा पैदा करो, समझ रहे हैं आप लोग। दक्षिण भारत कहने का मतलब देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब आप लोगों को बात हो रही है। ये आप देखेंगे ऊपर रूस है, ये यूक्रेन है। यहाँ आप देखें अमेरिका देखने को मिलेगा। आजकल खूब चर्चाएं हो रही है ना, दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। एक आप देखिए इजराइल है, भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये आप देखिए परिसीमन को लेकर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार साल 2021 के संविधान संशोधन के मुताबिक लोकसभा सदस्यों की संख्या 2026 के बाद ही बढ़ाई जा सकती है। अगर जनगणना हमेशा की तरह होती तो 2026 के बाद अगली जनगणना 2031 में आयोजित की जाती। चूंकि वर्ष 2021 में जनगणना नहीं हुई तो इसलिए संभावना है कि जनगणना 2026 के बाद की जा सकेगी और इसके आधार पर अगले कुछ वर्षों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जा सकता है। हालांकि परिसीमन को लेकर किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि देखिए जो सीटें घटती बढ़ती है ना, वो जनसंख्या के आधार पर। इसे तो आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें, विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा में, विधानसभा में 403 सीटें हैं। समझ रहे हैं आप।
और देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही, भारतीय निर्वाचन आयोग की एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव थे। और अतीत में कुछ मौकों पर संसद में सीटों की संख्या बढ़ने के संकेत मिले हैं। जब नए संसद भवन की निर्माण की घोषणा की थी तब कहा गया था कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई संसद का निर्माण अतिरिक्त सीटों के साथ किया जाएगा। इसलिए लोकसभा में 888 सीटें, राज्यसभा में 384 सीटों की व्यवस्था की गई। 2019 में शोधकर्ता मिलन वैष्णव और जेमी हिंटनसन ने भारत में प्रतिनिधित्व का उभरता संकट शीर्षक में एक लेख लिखा था। इस लेख में बताया गया था कि अगर लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बदलती तो 2026 में तमिलनाडु में 31 सीटें और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मिलाकर 34 सीटें, केरल में 12 सीटें होंगी। इसके उलट उत्तर प्रदेश में 91 सीटें, बिहार में 50 सीटें, राजस्थान में 31 सीटें, मध्य प्रदेश में 33 सीटें होंगी। इसका मतलब है कि मौजूदा सीटों की तुलना में जहां दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल को 24 सीटों का नुकसान होगा, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को कुल मिलाकर 31 सीटें ज्यादा मिलेंगी। लेख के मुताबिक अगर सीटों की संख्या जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में बढ़ी जाती है तो लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर 848 हो जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 143, आप देख रहे हैं, बिहार में 79, मध्य प्रदेश में 52 सीटें और पश्चिम बंगाल में 60 सीटें होंगी। वहीं तमिलनाडु में 49 सीटें, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 54 और केरल में 20 सीटें होंगी। यानी जनसंख्या के आधार पर दक्षिण के राज्यों में सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उत्तर भारत की तुलना में आधी से भी कम होंगी। और तमिलनाडु समेत दक्षिण के राज्यों की शिकायत रहती कि उन्हें केंद्र सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को सही से लागू करने और आकांक्षित लक्ष्यों के हासिल करने की सजा दी जाती है। और भारत में की गई आखिरी जनगणना 2011 के मुताबिक केवल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश को मिलकर भारत की आधी जनसंख्या यानी कि 48.6% का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यदि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई जाएं तो भारत की आधी लोकसभा सीटें इन 5 राज्यों में होंगी। और इसीलिए तो आप देखते हैं कि सभी राजनीतिक दलों की निगाहें किस पर, उत्तर प्रदेश पर रहती हैं, बड़े बड़े राज्यों पर रहती हैं। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरुआत हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित व्यवस्थित जनगणना हुई थी। शुरुआत हर 10 साल में करवाई जाती है ना, लेकिन 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। लगातार फोन देखने से कमजोर हो रही हैं आंखें, थोड़ा बच के रहा। एक नए अध्ययन से पता चला कि टैबलेट या स्मार्टफोन जैसी डिजिटल स्क्रीन हर दिन 1 घंटा से 4 घंटे तक का समय बिताने से निकट दृष्टि दोष का खतरा 21% बढ़ सकता है। शोध में बच्चों से लेकर वयस्कों तक के 3,35,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे। शोध में कहा गया कि स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से ध्यान अवधि कम होने के कारण मस्तिष्क के संज्ञानात्मक कार्यों पर असर पड़ सकता है। स्क्रीन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मोटापा, शरीर में दर्द सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ये आप देखिए, विश्व परिक्रमा, उत्तर कोरिया ने किया क्रूज मिसाइल का परीक्षण। उत्तर कोरिया ने परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए सामरिक रूप से अहम क्रूज मिसाइल का परीक्षण का दावा किया। इसमें कुछ ही दिन पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिका से बढ़ते कथित खतरे का जवाब देने का संकल्प लेने की बात हो रही है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने उन देशों के पश्चिमी तट पर मिसाइल परीक्षण की निगरानी की है। उत्तर कोरिया का इस साल चौथा और अमेरिका का राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का दूसरा परीक्षण माना जा रहा है। बाकी आप देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस में आप देखिए तीखी बहस हुई है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं इसे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।